हमने 2018-19 में इस तरीके के सेशंस किए जब ड्राफ्ट एजुकेशन पॉलिसी का बन रहा था, क्योंकि 31 जो मई को 30 मई को दे दी गई थी रिपोर्ट 2019 को, लेकिन उससे पहले ड्राफ्ट आया। तो ड्राफ्ट में भी हम लोगों ने बहुत कंसल्टेटिव मीटिंग की, मैं खुद उसमें पार्ट में था, काफ़ी यानी आरडी लेवल पे भी गया, डायरेक्टरेट लेवल पे भी गया, तो बहुत सारी हमने मीटिंग की। तो ये तो हमारा नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है, ये एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो बड़े लार्ज कोलैबोरेशन से बना है, यानी इसमें बहुत ज़्यादा वर्क हुआ है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम इस डॉक्यूमेंट को प्रॉपरली यूज नहीं कर पाते। अब हम में से जब मैं हम की बात करता हूँ तो केवल टीचर्स नहीं, उसमें एडमिनिस्ट्रेटर्स भी हैं, उसमें प्लानर्स भी हैं, उसमें गवर्नमेंट भी है, बहुत सारे हैं। लेकिन ये मैं आप लोगों के साथ बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि टीचर इज द मोस्ट क्रूशियल पार्ट ऑफ द दिस। वो अगर चाहे तो काफी कुछ हो, तो इसलिए हम इस पर आज बात करेंगे। और मैंने स्कूल का जो यानी एरिया है, बेसिकली इट हैज 3 पार्ट है, इसमें हायर एजुकेशन भी है, एडल्ट एजुकेशन भी है, लेकिन हम स्कूल एजुकेशन की बात करेंगे। तो टुडे विल टॉक अबाउट समथिंग कि किस तरीके से हम इसको देखें। एक ओवरव्यू आपको मिलेगा, आई विल सेंड यू द पीपीटी ऑल्सो, लेकिन ओवरव्यू आपको मिलेगा कि व्हाट इज न्यू एजुकेशन पॉलिसी टॉकिंग अबाउट द स्कूल एजुकेशन, क्या चीजें उन्होंने एक्सपेक्ट की हैं, तो उसमें हम बात करेंगे। तो जैसे आप देख ही रहे हैं कि टीचर्स ओरिएंटेशन प्रोग्राम, ये टॉप हम करवाते रहते हैं। ये अगर मैं देखने लगूँ कि इस स्कूल में हमारा टॉप 7 है, यानी टीचर्स ओरिएंटेशन प्रोग्राम 7। तो इसमें स्कूल एजुकेशन इन द लाइट ऑफ नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 काफी हो गया, 3 साल हो चुके हैं। 1 अप्रैल 2021 को हमारा ये लागू हो गया था, लॉन्च हो गया था। तो उसके बाद 22 किया, 23 किया, 24 साल। तो लेकिन अभी भी बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिनको हमको देखना है, तो थोड़ा सा आप ध्यान देंगे। समझ तुम आ जाओ, इसमें आप ही बैठो। ओके, पहला स्लाइड इससे पहले, हाँ, ये जो एजुकेशन पॉलिसी हमारी बोलती है, इसमें एक चीज कही है कि एजुकेशन जो है कॉर्नर स्टोन है किसी भी राष्ट्र के डेवलपमेंट का। यानी जो हम पत्थर लगाते हैं जब हम घर बनाते हैं, जिसको फाउंडेशन स्टोन बोलते हैं, तो एजुकेशन इज द फाउंडेशन स्टोन ऑफ एनी सोसाइटी, एनी नेशन। इस बात को लेके ये डॉक्यूमेंट आगे बना। यानी जो हमारे के कस्तूरी रंगन जी थे, उनकी जो टीम थी, उन्होंने इस चीज को लिया। उन्होंने ऐसा नहीं है कि एजुकेशन किसी को डेवलपमेंट के लिए या क्या लिटरेसी के लिए, उन्होंने कहा कि फाउंडेशन है ये नेशन। उसके बाद यह है कि ड्राफ्ट जो 2020 था, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि 31 मई 2019 को मिल चुका था। उसके बाद इस पर काम हुआ, बहुत ज्यादा काम, कंसल्टेटिव मीटिंग्स हुई, बहुत ज्यादा मीटिंग हुई। उस समय कोविड का भी टाइम था, ऑनलाइन मीटिंग हुई और उसमें कुछ चीजें हटाई गई, कुछ चीजें उसमें इंसर्ट की गई और प्रॉपरली इसको 29 जुलाई 2020 को इसको लॉन्च कर दिया गया। तो ये एक जो कंट्री के लैंडस्केप में, अगर हम एजुकेशनल लैंडस्केप में कहें, तो एक बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट था और काफी लोगों ने इसमें बात की। कुछ क्रिटिक्स ने अपनी बात की, लेकिन इसको ढंग से अभी तक हम लोगों ने यूटिलाइज नहीं कर पाए, तो इसीलिए हम आज बात कर रहे हैं। अब इसके कुछ स्तंभ हैं जिसको हम आधार कहते हैं, पिलर्स कहते हैं। ये इन पिलर्स पे बनी है, एक्सेस, इक्विटी, क्वालिटी, ये 3 है। उसके बाद इसमें अकाउंटेबिलिटी और अफोर्डेबिलिटी भी है, लास्ट में हम आएंगे, बाद में आएंगे। लेकिन ये 3 इसके मेन पिलर हैं जिनके ऊपर ये बनी है और ये बोलती है कि डिमांड ऑफ 21st सेंचुरी, जो 21st सेंचुरी है, नॉट ओनली इंडिया, अक्रॉस द ग्लोब ये डिमांड है, इक्विटी है, क्वालिटी है और एक्सेस है। अगर हम आज CWSP की बात करें, टीचर्स की बात करें, गरीब लोगों की बात करें, तो ये 3 चीजें अगर हो जाएं तो उसके बाद कोई कुछ चीज ही नहीं, एवरीथिंग इज रिटन इन दैट। NEP 2020 रिप्लेसेस नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 86। देखो हमारे यहाँ 68 में आई थी पहले, उसके बाद फिर 1986 में, और 1986 के बाद फिर उसको 1992 में फिर उसको थोड़ा सा एक्शन प्लान बनाया गया था, जिसमें आपका ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड, जिसमें आपका सर्वशिक्षा, ये चीजें आई थी। तो उसको थोड़ा सा उसको यानी और उसमें जान डाली गई। इससे पहले आपने देखा होगा, जो अगर आप एजुकेशन के में थोड़ा इंटरेस्ट रखते हो, पढ़ते हो, तो एजुकेशन कमीशन होते थे, काफी एजुकेशन कमीशन थे, ब्रिटिशर्स के टाइम पे भी आए। तो अब एजुकेशन कमीशन आने बंद हो, तो सारा बात ये माना जाता है कि एजुकेशन पॉलिसी सारा उसको डील करेगी, वही कवर करेगी।
तो इसलिए एजुकेशन पॉलिसी को ही एक हम मेन स्टे मानते हैं अपना। तो 1986 के बाद ये इसको मॉडिफाई भी किया गया था 1992, और उसके बाद फिर हमारी ये यानी 34 ईयर्स के आसपास हो चुका था। हमारी एजुकेशन में कोई चेंजेस नहीं थे, बहुत लोग कुछ बोल रहे थे, तो एक लंबे समय के बाद ये आया। इट एड्रेसेस इवॉल्विंग चैलेंजेस एंड डिमांड्स ऑफ द मॉडर्न एरा। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह ये एजुकेशन पॉलिसी जो डिमांड है टाइम की, मॉडर्न टाइम की डिमांड है, इंडिया की डिमांड है, इंडिया के लोगों की डिमांड है, उसको एड्रेस कर रही है। इसलिए हम इसको केवल एक एजुकेशन डॉक्यूमेंट न माने, इसको हम एक किस्म से रेमेडियल यानी कॉन्स्टिट्यूशनल बेनिफिट भी मान सकते हैं। इट इज एन एक्सटेंसिव कंसल्टेटिव इंक्लूसिव रिसर्च बेस्ड पॉलिसी फ्रेमवर्क। कुछ लोग जो हमारे देश में आप जानते हैं कि आलोचना करने वालों की कमी नहीं है, वो बहुत कुछ बोल देते हैं, लेकिन अगर इसमें हम कहें इसमें बिल्कुल एक्सटेंसिवली इसमें स्टडी की गई है, स्टूडेंट से बात की गई है, पेरेंट्स से बात की गई है, और एजुकेटर से बात की गई है, प्रिंसिपल से बात की गई है। इसमें कंसल्टेशंस किए गए हैं बहुत ज़्यादा, यानी अगर हम काउंट करें तो मिलियंस में होंगे। इसमें इंक्लूजन किया गया सारे उसका, उसी में रेंजॉबिक है और बैकड्रॉप, और इसमें रिसर्च बेस्ड पॉलिसी फ्रेमवर्क बनाया है। ऐसा नहीं है कि बस बना दी पॉलिसी, इसमें रिसर्च भी है। अगर संस्कृत के बारे में बात कर रहे हैं तो उसमें रिसर्च किया गया। अभी आप देखोगे कि संस्कृत का जो यानी अपना जो खजाना है तो वो लैटिन और ग्रीक से भी ज़्यादा इंग्लिश है, लेकिन हम उसको ऐसे ही यानी टाल देते हैं, एक एडिशनल सब्जेक्ट के रूप में कर लेते हैं। तो रिसर्च की गई है कि क्या चीज़ें हैं जो हमारे देश की हैं। इंडियन नॉलेज सिस्टम के बारे में अभी आप देखेंगे। एक्चुअली इस प्रेजेंटेशन में मैं यानी केवल एक एन आइटा कर पाऊंगा, नहीं तो इसमें तो बहुत ज़्यादा बात है। मुझे तो इतना यानी मजा आता है कि एक एक लाइन जब मैं पढ़ता हूँ तो मुझे लगता है कि इसके पीछे तो एक थीसिस लिखी जाए, कितना ज़्यादा उसमें यानी गागर में सागर जैसे यानी तुलसी ने कहा, हाँ तो तुलसी का गागर का सागर है, भले ही छोटी है यानी ज़्यादा बड़ी नहीं है, लेकिन अगर आप पढ़ेंगे एक एक पेज में पढ़ेंगे तो आप वहीं अटके रहेंगे। आप सोचेंगे इसमें ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। नेक्स्ट आइए। अब इसमें जो 5 पिलर्स की मैं अभी बात कर रहा था ये आगे, ये एक्सेस, इक्विटी और क्वालिटी की बात में हमने अभी की। एक है अफोर्डेबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी। अफोर्डेबिलिटी, जिस आदमी के पास, जिस बच्चे के पास नहीं है उसको भी अफोर्ड करवाना है, नहीं कराएंगे तो मेरी अकाउंटेबिलिटी है, गवर्नमेंट की अकाउंटेबिलिटी। तो इसमें अकाउंटेबिलिटी में फिक्स की गई, अफोर्डेबिलिटी के साथ साथ अकाउंटेबिलिटी। तो जब आप इन 5 पिलर्स पे देखेंगे तो दिस इज द बेस ऑफ नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। ये बेस है और इस बेस पे ये बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। अगर आज ये अतिशयोक्ति नहीं होगी कि दिस इज द स्ट्रॉन्गेस्ट एजुकेशन पॉलिसी ऑफ द वर्ल्ड, आप किसी भी देश के लिए आपको इतना इंक्लूजन नहीं मिलेगा। जो पहले के जो स्ट्रक्चर थे उनको चेंज कर दिया गया, ये तो आप जानते ही हैं। 2021 से 5+3+3+4। इसमें सीधे सीधे जो फाउंडेशनल स्टेज है उसमें 5 ईयर्स लिए गए। अब फाउंडेशनल स्टेज में 5 ईयर्स पहले भी था, थोड़ा बहुत आपने देखा होगा कि जो प्राइवेट स्कूल थे उनमें LKG, UKG इस तरीके से नर्सरी वगैरह होती थी, लेकिन ये गवर्नमेंट सिस्टम में नहीं था। कुछ कुछ स्कूल्स ने बाद में शुरू किया, यानी हमारे डायरेक्टर ने भी कुछ कुछ स्कूलों में शुरू किया, लेकिन नो, एजुकेशन पॉलिसी कहती है कि फाउंडेशनल स्टेज से ही एजुकेशन शुरू होगा। तो वो 3 ईयर्स उसके जो हैं वो आपके यानी आंगनबाड़ी, ये जो बाल वाटिका है और यानी प्री स्कूल्स आप कह सकते हैं, इसके लिए दिए गए। और फिर 6 to 8 वो दिए गए हैं क्लास 1 to 1st and 2nd। अब कई बार क्या होता है, अभी एक मेरे साथी हो तो उसको अपने बच्चे का एडमिशन कराना था, तो आई टोल्ड हिम कि नहीं 3 ईयर्स मस्ट है, यानी फर्स्ट में आने से पहले 3 ईयर्स बच्चे को ये जो आपका प्ले स्कूल है, यानी जो ये प्ले स्कूल है, आंगनबाड़ी है, ये करना जरूरी। आप पब्लिक स्कूल क्या कर रहे हैं, आप लोग कई बार जाएंगे तो उनके पास नर्सरी होती थी, KG होती थी। तो मैं कुछ स्कूल्स में गया तो उन स्कूल्स को मैंने बताया कि आप अब एक और यहाँ पे लाओ कुछ, चाहे आप प्ले ग्रुप मानो उसको या नर्सरी, KG और अपर KG करो, कुछ ना कुछ उनको लाना है। दे हैव टू गिव वन नोमेनक्लेचर। आपको 3 ईयर्स रखने हैं, यानी आफ्टर 3 ईयर्स द चाइल्ड विल स्टे इन दैट स्टेज फॉर 3 ईयर्स। उसके बाद फिर वो क्लास 1 और 2 में मूव करें। अब वो 6th क्लास की बात है, जब उसका 6 हो चुका है देन यू विल कम इन क्लास। जबकि पहले क्या होता था, क्लास 5 के आपके भी बच्चे बहुत सारों के होंगे जो 5 में चले गए क्लास 1। तो कहीं ना कहीं वो रिसर्च की गई है कि नहीं वो बच्चे के उसके लिए बड़ा प्रॉब्लमेटिक है। प्रिपरेटरी स्टेज में फिर ये 3 आपकी क्लास है, क्लास 3, 4 and 5। बहुत सारे हमारे सर्वोदय के भी लोग होंगे, तो ये प्रिपरेटरी स्टेज है, इसमें क्लास 3, 4 और 5 आता है।
इसमें 8 to 11 ईयर्स का है। पहले आंगनबाड़ी में क्या होता था, अगर आपने देखा होगा, सुना भी होगा, आंगनबाड़ी में पहले केवल खाना पीना मिलता था और थोड़ा सा बच्चे की अगर मेडिसिन वगैरह का प्रॉब्लम होता तो, बट नाउ दैट इज अ पार्ट ऑफ इट। अब वो एजुकेशन है, खाना पीना भी मिलेगा, मेडिकल फैसिलिटी भी मिलेगी, बट एट द सेम टाइम द चाइल्ड इज लर्निंग समथिंग, कुछ ना कुछ वो सीख रहा है। वहां पे जो टीचर्स होंगे जो उनको अटेंड करेंगे वो ट्रेन होंगे, उनको कुछ ना कुछ एक्टिविटीज ऐसी करनी पड़ेगी कि बच्चे का डेवलपमेंट हो। तो ये इसमें चेंजेस हैं, अदरवाइज पहले आंगनबाड़ी होगी। इसमें आप देखेंगे कि कितने डिपार्टमेंट में है, इसलिए मैं आपको ये बोलना चाहता हूँ कि कभी हम जब किसी चीज की स्टडी करते हैं तो उसका सीरियसनेस देखिए। हम अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन को सोचते हैं चलो ठीक है, या पहले से लोगों ने बढ़ा, लेकिन इसके पीछे कितने स्टेक होल्डर्स हैं जो काम कर रहे हैं। ये इसके पीछे आपका मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन है, इसके पीछे वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट है, इसके पीछे हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर है, इसके पीछे ट्राइबल वेलफेयर है। ये सारे लोग ज्वाइंटली इसको काम करेंगे, यानी अगर कोई किसी का भी इसमें इंटरवेंशन कम रहेगा तो ये काम नहीं करेगा। इसीलिए अगर कभी यानी फैमिली वेलफेयर से आपको कोई सर्कुलर आ गया या वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट से आ गया तो आप उसको ये मत माने, वो काम कर रहा है उसमें। ये सभी का एक ज्वाइंट स्टेक होल्डिंग है अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन में, एंड दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप किसी भी सेमिनार में या लेटर में या प्रेजेंटेशन में लिख देना, हमारा सबसे बड़ा कमजोर कड़ी यहाँ, अगर हमने यहाँ काम कर लिया तो देन हमें फिर 12वीं में 11वीं में काम करने की जरूरत नहीं है, इतनी नहीं है जितनी हम करते हैं। ओके, वहां बहुत ज्यादा हमको काम करने की जरूरत है, इसीलिए इतना हो। टारगेट ऑफ यूनिवर्सल ये जो FLN है, फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी, ये ग्रेड 3 के लिए है कि जो अभी काफी ट्रेनिंग प्रोग्राम्स पे हैं, और ये कहा गया है कि तीसरी क्लास के बच्चे को वो उसको कम से कम फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी उसकी होनी चाहिए। इसका टारगेट किया गया 2025, और 25 बहुत दूर नहीं है, 24 का जून आ गया। तो अब आपसे जो सर्वोदय स्कूल है आपसे आइए, वो नेशनल सैंपल सर्वे वाले आएंगे, स्टेट सैंपल सर्वे वाले आएंगे कि आपके बच्चे को पढ़ना नहीं आता, तो वो इसी टारगेट के अंदर आएंगे। पीटीआर भी कहा गया, देखो पीटीआर आजकल जो हमारे डिस्ट्रिक्ट में वो हल्ला मच रहा है, पीटीआर ये कहा गया कि 30 to 1 यानी 30 बच्चों पे एक टीचर होगा, और वहां पे जो डिसएडवांटेज कैटेगरी है वहां पे 25 का होगा, ये भी ध्यान रखा गया। लेकिन पीटीआर आप जानते हैं नॉर्थ ईस्ट में हमारे यहाँ बहुत ज्यादा है, कोशिश की जा रही है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे डीडी लेवल पे कोशिश की जा रही है, तो पीटीआर को भी बैलेंस रखने की बात है, क्योंकि जब पीटीआर बहुत ज्यादा होगा तो डेफिनेटली आउटकम नहीं होगा। उसके बाद नेक्स्ट है कि फॉर्मेटिव असेसमेंट, इसमें यहाँ पे फॉर्मेटिव असेसमेंट पे जोर है, पीयर ट्यूटरिंग पे जोर है, कल्चर ऑफ रीडिंग पे जोर है, ब्रेकफास्ट विद एमडीएम, यहाँ तक बात चल रही है कि ब्रेकफास्ट में मिलेगा एमडीएम के साथ, एमडीएम तो मिलता ही है, साथ साथ में कल कोई आश्चर्यजनक बात नहीं कि शुरू में केला और सेब मिल जाए, कुछ मिल्क का पाउडर मिल जाए, तो दिस इज ऑल्सो पुटिंग दैट। लेकिन मैंने कहा ना कि इंप्लीमेंटेशन होने में कितना टाइम लगेगा, कितने स्टेक होल्डर्स हैं, हमको इसका थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। 100% जीआर होता है ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो, तो 100% जीआर होगा प्री स्कूल से लेके सेकेंडरी तक 2030, यानी 2030 तक कोई भी स्टूडेंट बाहर नहीं रहेगा, चाहे वो ECCE का है या क्लास 12 का। ये एक टारगेट रखा गया, और ये टारगेट अचीव करने में हम लोगों का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, इसलिए जब भी आपको कुछ ऐसे काम मिलते हैं तो आप आगे बढ़िए। कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट की बात की गई कि आप कम्युनिटी को इसमें इन्वॉल्व कीजिए। अवे फ्रॉम रोट लर्निंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि रोट लर्निंग से हम हटेंगे और डीपर एंड एक्सपीरियंशियल लर्निंग की बात करेंगे। यहाँ पे लर्निंग जो होगी वो थोड़ा सा एक्सपीरियंस बेस्ड होगी, डीपर होगी, कंसेप्ट बेस्ड होगी, फ्रॉम कंटेंट टू कंसेप्ट। अब कंटेंट की बात हम नहीं करेंगे, कंटेंट से हम कंसेप्ट पे आएंगे, डिस्कवरी, डिस्कशंस और एनालिसिस, इसके ऊपर आपकी जो स्टडी होगी, आप जो क्लासरूम में जो ट्रांजेक्शन करेंगे, क्यों मैं आपको दे रहा हूँ, क्योंकि आप इन चीजों को इंक्लूड करेंगे अपनी क्लास में। अगर आप डिस्कशन करते हैं, अगर आप एनालिसिस करते हैं, अगर आप डिस्कवरी बेस्ड कुछ करते हैं तो बच्चे को ज्यादा समझ में आएगा। इंटरेक्टिव मोड ऑफ टीचिंग लर्निंग, अब जो टीचिंग लर्निंग का जो मोड है वो इंटरेक्टिव होना चाहिए, फन बेस्ड होना चाहिए, क्रिएटिव होना चाहिए, कोलैबोरेटिव होना चाहिए और एक्सप्लोरेटरी होना चाहिए। एक्सप्लोरेटरी का मतलब है कि कुछ बच्चा कुछ अपना निकाले कहीं से, कुछ ढूंढे। उसके बाद एक कॉम्पिटेंसी बेस्ड लर्निंग रहेगी, ये लर्निंग जो आउटकम होंगे ये इसमें कॉम्पिटेंसी हम टेस्ट करेंगे। कॉम्पिटेंसी के बारे में कई बार लोग बोलते हैं, थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन कर लूं कि कॉम्पिटेंसी क्या होता है, बड़ा ट्रिकी सा क्वेश्चन है। बहुत बार बोलते हैं कि कॉम्पिटेंसी क्या है, कॉम्पिटेंसी इज अप्लाइंग द सेम नॉलेज इन डिफरेंट कैटेगरीज, इन डिफरेंट सिनेरियोज। आपका नॉलेज वही है लेकिन आप उसको डिफरेंट सिचुएशन में अप्लाई कर रहे हो सक्सेसफुल। दैट इज कॉम्पिटेंसी। ये नहीं है कि बच्चे ने आंसर लिख दिया
और उसके पूरे नंबर आ गए, नो, दैट इज वो तो रोट हो गई। कॉम्पिटेंसी ये है कि जो कुछ उसने सीखा है वो उस पर्टिकुलर नॉलेज को अप्लाई कर रहा है, चाहे रोड पे एक्सीडेंट हो रहा है या उसके घर में कोई झगड़ा हो रहा है, अगर वो उस स्किल को अप्लाई कर रहा है तो दैट इज द कॉम्पिटेंसी बेस। तो कॉम्पिटेंसी बेस हमारा ये रहेगा। चॉइस ऑफ सब्जेक्ट एट सेकेंडरी लेवल, ये भी दिया गया कि सेकेंडरी लेवल पे बच्चा अपना चॉइस करे। नो हार्ड सेपरेशन अमंग करिकुलर, को करिकुलर, एक्स्ट्रा करिकुलर, इनमें अब कोई चेंज नहीं है। अगर आपका बच्चा यानी खेल खेल रहा है या कोई ड्राइंग बना रहा है या कोई यानी कुछ कैरिकेचर कर रहा है, तो आप ये नहीं बोलेंगे कि ये को करिकुलर एक्टिविटीज, नो, दैट इज द पार्ट ऑफ एजुकेशन, वो एजुकेशन का पार्ट है। अभी हमारे यहाँ एक एसडीजी वॉल है, जब आप एंटर करते हैं तो आप एसडीजी वॉल देखिए, तो एसडीजी वॉल बच्चों ने बनाई है, डेवलप की है, कुछ हमने छुट्टियों में जब शुरू हो रही थी तो कुछ आपके बच्चे भी बुलाए थे, तो उन एसडीजी वॉल में भी जो बच्चे काम कर रहे हैं तो दैट इज ऑल्सो द पार्ट। अब ये नहीं कि इफ द चाइल्ड इज प्लेइंग वॉलीबॉल तो वो एजुकेशन का पार्ट नहीं, दैट इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ एजुकेशन। यानी ये माना गया कि उसकी जो भी स्किल है अगर वो डेवलप हो रही है तो दैट इज। अब ये इन चीजों को हटा दिया, को करिकुलर, करिकुलर, स्पोर्ट्स, दिस एंड दैट, एवरीथिंग इज अ पार्ट ऑफ। नेक्स्ट चलना सर। ऑब्जेक्टिव जो किसके थे ये एजुकेशन पॉलिसी के, कि यूनिवर्सल एक्सेस, हम क्वालिटी एजुकेशन की करें सबको और सभी को दें, उसमें कोई सोशियो बैकग्राउंड अगर किसी का पुअर है, जेंडर है, लोकेशन, इस पे कुछ भी रहेगा। इम्फेसिस इसमें अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन से दिया गया, ये मैंने पहले आपको बताया गया। फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी की बात की गई है। एलिमिनेशन ऑफ डिस्पैरिटीज इन एक्सेस ऑफ टू एजुकेशन, यहाँ पे इस पॉइंट पे जो डिस्पैरिटीज होती हैं, कई बार आपने देखा होगा कि हमारे दिल्ली में 7-8 टाइप के स्कूल, ओके, 7-8 टाइप के स्कूल, अगर आप बोलेंगे तो मैं गिना दूंगा, लेकिन गिनाने की जरूरत नहीं, आप खुद ही जानते। तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई डिस्पैरिटी, अगर इस स्कूल के बारे में और आपके स्कूल में डिस्पैरिटी कहीं ना कहीं, तो इस डिस्पैरिटी को भी धीरे धीरे काम करना है, ये भी इसका एक पार्ट है। रीइमेजिनिंग करिकुलम और पेडागोजी, पेडागोजी पे फिर काम करने की जरूरत है कि पेडागोजी को कैसा होगा, करिकुलम के बारे में मैंने बताई दिया कि स्टेजेस आ गई। एडवोकेसी फॉर चाइल्ड सेंट्रिक, लर्नर सेंट्रिक, फ्लेक्सिबल और मल्टी डिसिप्लिनरी। अब जो एजुकेशन है वो चाइल्ड सेंट्रिक यानी बच्चे के ऊपर सेंटर होगा, मल्टी डिसिप्लिनरी होगा, उसमें कई सब्जेक्ट इन्वॉल्व हो रहे हैं, और जो है वो स्किल बेस्ड उसमें हम कर रहे हैं, फ्लेक्सिबल कर रहे हैं। ये नहीं कि आज हमने ये दिया, एक बच्चे को हमने टेस्ट दिया क्लास में फॉर एग्जाम्पल, अब वो टेस्ट दिया, हो सकता है 5-6 बच्चे उस टेस्ट को नहीं कर पाए, तो हम ये नहीं बोलेंगे नो नो इट इज डन, नहीं, उनको नेक्स्ट डे चांस दे सकते हैं, उनके लिए टेस्ट को रिवाइज कर सकते हैं, टेस्ट में चेंजेस कर सकते हैं। तो फ्लेक्सिबिलिटी इसमें, फॉस्टरिंग क्रिटिकल थिंकिंग, क्रिएटिविटी, प्रॉब्लम सॉल्विंग, आप जानते हैं ये चीजें जरूरी हैं। प्रमोटिंग एक्सपीरियंशियल लर्निंग, वोकेशनल एजुकेशन और इंटीग्रेशन ऑफ टेक्नोलॉजी, तो ये दो चीजें तो आप जानते हैं, लेकिन टेक्नोलॉजी का जो हम यूज है उसको करना शुरू करें, चाहे आपके मोबाइल फोन के दौरान या ये वाला सिस्टम हमारा काम कर रहा है, दिस इज द पार्ट ऑफ टेक्नोलॉजी। हमने एक प्रोजेक्ट खरीदा, अभी कुछ समय पहले हमने ये परचेज किया था, टुडे वी आर यूजिंग दैट। तो टेक्नोलॉजी का भी आपको यूज करना है, बिकॉज टेक्नोलॉजी इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब हम टेक्नोलॉजी से हट नहीं सकते, ठीक है, डिजिटल बहुत ज्यादा हो रहा है और टॉक्सिफिकेशन भी हो रहा है, लेकिन टेक्नोलॉजी को हम ना नहीं कर सकते। टेक्नोलॉजी इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ एजुकेशन। नेक्स्ट, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, क्वालिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन की बढ़ानी है, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर से हो या उसके रिसोर्सेस हो। प्रमोशन ऑफ रिसर्च एंड इनोवेशन इन एजुकेशन, रिसर्च और इनोवेशन होना चाहिए। इंक्लूजन ऑफ मार्जिनलाइज, ये जो हमारे डिसएडवांटेज ग्रुप होते हैं, क्रिएशन ऑफ इंक्लूसिव एंड सपोर्टिव एजुकेशन। नेक्स्ट स्लाइड पे ना कुछ रिपीट हो सर। नेक्स्ट, प्रमोशन ऑफ मल्टीलिंगुअलिज्म एंड कल्चरल डाइवर्सिटी, ये एक एजुकेशन पॉलिसी का बहुत बड़ा से है कि मल्टीलिंगुअल हम रहें। अब हमको लैंग्वेज पे बात करनी, और हमारा देश आप जानते हैं कितनी सारी लैंग्वेज है, 22 को कॉन्स्टिट्यूशन में ही है, शेड्यूल्ड है। तो मल्टीलिंगुअल बात हो रही है कि आप जितनी ज्यादा भाषाएं हम जानेंगे, 3 लैंग्वेज फॉर्मूला हमारा पहले से, लेकिन अब वो बोल रहे हैं कि जितनी ज्यादा लैंग्वेजेस बच्चे के पास होंगी तो मल्टीलिंगुअलिज्म की बात हो रही। आई एम इंग्लिश टीचर बेसिकली, पहले मैं इंग्लिश में ही सारी चीजें क्लास में ट्रांसलेट करता था, लेकिन नाउ आई समटाइम्स कम टू हिंदी एंड दिस एंड दैट ऑल्सो, क्योंकि जो कॉन्टेक्स्ट है बच्चे को वो समझना जरूरी है। इसलिए आप मल्टीलिंगुअल पे बात करेंगे। प्रिजर्वेशन ऑफ इंडिजिनस लैंग्वेजेस, जो हमारी इंडिजिनस लैंग्वेजेस हैं जो हमारी कंट्री में बोली जाती हैं, उनको प्रिजर्व भी करना है। कुछ लैंग्वेज यानी डिप्लीट भी हो रही है, उनमें अभी बात नहीं करेंगे। एम्फेसिस ऑन इंपॉर्टेंस ऑफ मदर टंग बेस्ड एजुकेशन, जो अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन है वहां पे मदर टंग को फोकस किया गया है कि जो प्रिपरेटरी स्टेज है या फाउंडेशनल स्टेज है वहां पे मदर टंग और रीजनल लैंग्वेज। एक बात ध्यान में रखना कि कई बार मदर टंग और रीजनल लैंग्वेज को लोग अलग अलग कर लेते हैं, लेकिन द लैंग्वेज यूज्ड इज डोमिनेंट इन दैट पर्टिकुलर एरिया
हार्नेसिंग टेक्नोलॉजीज की हम बात पहले कर चुके हैं कि टेक्नोलॉजी को यूज करना है। टेक्नोलॉजी इज आइडेंटिफाइड एज की इनेबलर। टेक्नोलॉजी को हम एक किस्म से सपोर्ट के रूप में ले रहे हैं, यहाँ पे इनेबलिंग डॉक्यूमेंट के रूप में ले रहे हैं। और वो जो पर्सनलाइज लर्निंग आप बच्चों की कराते हैं, डिजिटल लिटरेसी की बात करते हैं, एजुकेशनल रिसोर्सेज हम देखते हैं, तो टेक्नोलॉजी को आपको यूज करना ही करना है, इसमें आपको आगे बढ़ना है। अब ये नहीं कोई कह सकता कि मैं टेस्ट स्टडी नहीं हूँ, मुझे ऐसा नहीं लगता। नो, यू हैव टू कम टू दैट। इंटीग्रेशन ऑफ डिजिटल टूल प्लेटफॉर्म जो है, जैसे डिफरेंट प्लेटफॉर्म हमको मिलते रहते हैं, लर्निंग, असेसमेंट, एडमिनिस्ट्रेशन, ये सब में हमको टेक्नोलॉजी यूज कर लिया, हम करिए। नेक्स्ट, आई एम मूविंग लिटिल बिट फास्ट क्योंकि थोड़ा सा आपका भी टाइम है और मुझे भी एक और मीटिंग करनी है। गवर्नेंस एंड इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म, इसमें इस पॉलिसी में बात किया गया है। स्ट्रीमलाइनिंग रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, इसमें बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, जो पॉइंट आपसे रिलेटेड। प्रोमोटिंग ऑटोनॉमी एंड इंश्योरिंग अकाउंटेबिलिटी इन एजुकेशन सिस्टम, इस पर बात करो। ऑटोनॉमी की बात की गई है, यानी ऑटोनॉमी मिलनी चाहिए एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को। ये नहीं कि जो कुछ अभी क्या हो रहा है, अभी हमारे पास ऑटोनॉमी है, हम ऑटोनॉमी नहीं करते, सेंट्रलाइज है, ठीक है। अब वो जब सब कुछ आता है तो वही हम करते हैं, तो वी आर सिंपली डूइंग दैट व्हाट इज कमिंग फ्रॉम द टॉप। तो ये एजुकेशन पॉलिसी अगर इसके हिसाब से चलेंगे तो आपको, अगर इसको फॉलो किया गया तो आने वाले कुछ सालों में सारी यूनिवर्सिटी का अपना सिस्टम होगा, अपना स्टडी पैकेज होगा, अपना एग्जामिनेशन पैकेज होगा, सबका होगा। ये ऑटोनॉमी की बात करते हैं, तो ऑटोनॉमी मिलनी चाहिए, और वो ऑटोनॉमी अभी तक नहीं है। इस कारण से भी यानी स्कूल सिस्टम बहुत इंप्रूव नहीं हुआ है। एस्टैब्लिशमेंट ऑफ रोबस्ट रेगुलेटरी मैकेनिज्म, लेकिन अब हम बात करते हैं अगर ऑटोनॉमी है तो एक मैकेनिज्म भी होना चाहिए, यानी जो उसको रेगुलेट करे। देखो, अगर रेगुलेशन नहीं होगा तो कोई फायदा नहीं, अगर टोटल ऑटोनॉमी होगी तो निरंकुशता हो जाए, ये भी हम ध्यान में रखें। इसलिए रेगुलेटरी बॉडीज होनी चाहिए, जैसे हमारे डिपार्टमेंट एक रेगुलेटरी बॉडी है, यूजीसी रेगुलेटरी बॉडी है, फॉर एग्जांपल टेलीकॉम में जाए ट्राई एक रेगुलेटरी बॉडी है, ठीक है। तो ये रेगुलेटरी बॉडी होनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं कि जो कुछ वो बोले सब कुछ वो करे, नहीं, उनको एक ऑटोनॉमी भी देनी है। तो इस पे बात की गई। एम्फेसिस ऑन फ्लेक्सिबिलिटी, इनोवेशन, इंक्लूसिविटी, इस पे बात की गई है। फॉस्टरिंग ए कल्चर ऑफ लाइफ लॉन्ग लर्निंग एंड एम्पावरिंग इंडिविजुअल टू रियलाइज देयर फुल पोटेंशियल। लाइफ लॉन्ग लर्निंग, मैं थोड़ा आपको, क्योंकि आप टीचर्स हैं इसलिए आपसे बात कर रहा हूँ, लर्निंग इज लाइफ लॉन्ग, ये तो आप जानते हैं। तो हम में से बहुत सारे लोग हैं केवल एजुकेशन में बस वहीं तक रह जाते हैं, मेरा सिलेबस, मेरी क्लास है। तो नो, यू हैव टू गो ऑन। आप उतने ही, यानी आपको लर्निंग करनी है जितना बच्चा कर रहा है, बल्कि उससे ज्यादा करना है। तो लर्निंग का कोई स्टेज नहीं है, तो यू डोंट स्टॉप लर्न। आप कंटिन्यूअसली लर्न कीजिए, अपने फील्ड में लर्न कीजिए, डिफरेंट सब्जेक्ट में लर्न कीजिए। अगर आपने लर्निंग स्टॉप कर ली तो यू हैव स्टॉप ग्रोइंग। अगर आपने यानी सीखना बंद कर दिया तो आपने लाइफ आपकी बढ़ ली, देन यू आर सिंपली गेटिंग द एज अदरवाइज। तो ये इंपॉर्टेंट चीज है इसका। सक्सेसफुल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ नेशनल एजुकेशन पॉलिसी रिक्वायर्स कंसर्टेड एफर्ट। अगर हम इसको, जैसे मैं बात कर रहा था शुरू में कि हमको इसको सक्सेसफुल बनाना है, तो इसमें एफर्ट की जरूरत है, रिसोर्सेज की जरूरत है, कोलैबोरेशन की जरूरत है, और वो भी सारे स्टेक होल्डर्स की, सारे स्टेक होल्डर। लेकिन फिर रिपीट कर रहा हूँ कि सबसे इंपॉर्टेंट स्टेक होल्डर उसमें है टीचर। द मोस्ट इंपॉर्टेंट, मैं यहां तक मानने को तैयार हूं कि अगर टीचर के पास रिसोर्स भी नहीं है, लेकिन अगर उसके अंदर वो अंडरस्टैंडिंग है, उसके अंदर वो पैशन है, वो विल है, तो वो करके दिखाता है। ये हमारी कंट्री में बहुत सारी जगह हुई है, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं कि जिन्होंने बहुत कुछ किया है ऑन द बेसिस ऑफ देयर टीचर, अपने टीचर के लिए। नेक्स्ट पढ़ना। चैलेंजेस हमारे सामने कुछ है, जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर का गैप है, हमारे पास टीचर शॉर्टेज है। ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी ने बोला, मैंने बोला कि चैलेंजेस है, ये इंफ्रास्ट्रक्चर की प्रॉब्लम है, टीचर की शॉर्टेज है, फंड का कंस्ट्रेंट है, और रेजिस्टेंस टू चेंज, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। रेजिस्टेंस टू चेंज क्या होता है? कई बार मैंने बोला, मैंने आपको बताया कि ऐसा करना, आप उसी प्लान में जाते हैं। और यहाँ पर जैसे कि क्लासरूम का है, मैं बोलता हूँ कि इसमें ये चेंज करना है। ये तो अब हमारे यहाँ भी प्रैक्टिकली माय टीचर्स आर हियर आंसर कि मैंने बोला कि ये चीज करनी है, लेकिन वो इतना इजी नहीं है, क्योंकि चेंज को हम रेजिस्ट करते हैं। जो हमारा कंफर्ट जोन है, हम उस कंफर्ट जोन में बने रहते हैं, हम उससे हटना नहीं चाहते। रेजिस्ट, जब भी हम चेंज को रेजिस्ट करेंगे तो हमारा अपना लॉस है। हमको चेंज को एक्सेप्ट करना, वी हैव टू गो विद द चेंज। अगर हम चेंज को रेजिस्ट करेंगे तो फिर हम पुराने उसमें ही रहेंगे। तो जो भी सोसाइटी, जिन्होंने भी चेंज को रेजिस्ट किया वो सोसाइटी बैक है, और ये हम धीरे धीरे हम नहीं कर पाते। तो फॉर एग्जाम्पल जैसे क्लासरूम की पेडागोजी पे मैं अभी आऊंगा, तो हम पेडागोजी में चेंज नहीं कर रहे, अभी भी चेंज नहीं कर रहे, जबकि हम जानते हैं कि पेडागोजिकल चेंज होना चाहिए। जो हम डिलीवर कर रहे हैं उसको दूसरे तरीके से, दूसरे मेथड से डिलीवर करना है, दूसरी टेक्निक यूज करने पर हम नहीं करते।
अभी कल ही मैं देख रहा था कि स्कूल ईडी का सर्कुलर था, उन्होंने आपके प्रिंसिपल साहब के पास भी पहुंच गया होगा। अब उनको मैं कहता नहीं हूँ इस स्कूल में जो हमारे साथी हैं, जो मैं बोलता हूँ कि जो हम शुरू करते हैं कोई चीज 4-5 महीने पहले, वो 4-5 महीने के बाद यहाँ पे आती है। अब वो सर्कुलर बोलता है कि प्रिंसिपल को एक दिन में कम से कम एक क्लास को पूरा ऑब्जर्व करना है और वहां बैठना है और बच्चों से इंटरेक्शन करना है। मैं ऐसा करता हूँ नहीं करता हूँ? मैं पूरी क्लास में बैठता हूँ, बच्चों से इंटरेक्शन करता हूँ, तो वी हैव बीन डूइंग इट। तो कहने का अब बिल्कुल डिट ऐसा लगता है कि जैसे उन्होंने हमारी क्लास की ऑब्जर्वेशन देखी या हमारे स्कूल में विजिट करके ये सर्कुलर डिजाइन किया। तो अब वो जरूरी हो गया और वो इंस्पेक्शन टीम को भी बोला है कि इंस्पेक्शन टीम उसको मॉड्यूल में डाल देंगे कि क्या एचओएस इस तरीके से कर रहा है। तो अब एचओएस में आपके जो प्रिंसिपल्स हैं वो आपकी पूरी क्लास में बैठेंगे, दे विल सिट हियर फॉर द होल पीरियड और बच्चे से भी बात करेंगे, इंटरेक्शन करेंगे। तो ये सारी चीजें जो है जब हम एक बार स्टार्ट करते हैं उसमें हमको आगे आना चाहिए और आगे बढ़ते हैं इसमें। और जो कलेक्टिव, अब अगर इंग्लिश टीचर या हिंदी टीचर किसी दूसरी भाषा का भी प्रयोग कर रहा है तो उसमें कोई यानी प्रॉब्लम नहीं है, आप उसको फैसिलिटेट करने के लिए उस भाषा का प्रयोग कर रहे हो, नो प्रॉब्लम। वंस अपॉन ए टाइम एक बार मैं बिहार में था, मैं एक कोई सेशन ले रहा था, ट्रेनिंग सेशन, जो इंग्लिश का पुराना कोर्स होता था इंटरेक्टिव इंग्लिश का। तो उस समय जो नया जो सीबीएसई का कोर्स आया था, दैट वॉज न्यू कोर्स था। तो एक किस्म से बड़ा यानी कंट्री वाइड होता था, उसमें वो लोग हमको प्लेन से भेजते थे, एक सिटी से दूसरी सिटी में, दूसरे से। तो उस समय मैं एक झारखंड में एक उसमें गया था, तो द टीचर वाज अनएबल टू अंडरस्टैंड द प्लान BFUNT। तो फिर मैं क्योंकि मुझे थोड़ा सा मैंने पहले वहाँ का नॉलेज ले लिया था, मैंने उसको बोथर बोला, बोथर। तो बोथर समझ को फट से समझ गया, यानी प्लांट जो होता है। तो बोथर मीन्स समथिंग द नाइफ विच कैन नॉट कट द एप्पल, या जो चॉप नहीं कर सकता। तो कहने का मतलब अगर आप उसमें मदर लैंग्वेज के भी आएंगे, अगर आप डायलेक्ट के भी आएंगे वहाँ पे, आपका पर्पज ये है कि आप उसको कंसेप्ट सिखा। If you are able to communicate the concept to your उसके बाद एक एबिलिटी ऑफ बाइलिंगुअल टीचिंग लर्निंग मटेरियल की यानी एजुकेशन पॉलिसी होती है। ये भी आपको प्रोवाइड कराना है कि हमारे ऐसा कि हमें बाइलिंगुअल को खास करके आपने देखा होगा कि आईआईटी की वो बुक्स और मेडिकल की बुक्स की हिंदी में और अदर लैंग्वेजेस में आ रही, वो भी उसका पार्ट है। मल्टीलिंगुअल जो कॉग्निटिव बेनिफिट है, तो मल्टीलिंगुअल ये एस्पेक्ट है, इसका कॉग्निटिव बेनिफिट है, हम जल्दी से समझते हैं, इससे इसको आना जरूरी है। Teaching of language in an enjoyable and interactive style framework of conversation। जो language के टीचर्स हैं, कितने language के टीचर्स हैं हाथ खड़े करके? बहुत। तो आप लोगों को ये स्पेसिफिकली है कि जब भी आप लैंग्वेज टीच करते हैं तो enjoyable, इंटरेक्टिव होना चाहिए, आपकी स्टाइल जो है वो बिल्कुल यानी कन्वर्सेशनल होनी चाहिए और प्लेंटी ऑफ कन्वर्सेशन होना चाहिए, खूब सारी बातें होनी चाहिए। ये चीजें अगर नहीं तो फिर आपका लैंग्वेज का क्लास थोड़ा सा प्रॉब्लम है। यूज ऑफ टेक्नोलॉजी आप करेंगे टीचिंग लर्निंग, आप लैंग्वेज के टीचर हैं वो भी कर सकते हैं, साइंस वालों के पास तो लैंग्वेज बहुत ज्यादा है। फ्री लैंग्वेज फॉर्मूला दिया गया है, लेकिन एक बात रखना है कि फ्री लैंग्वेज फॉर्मूला में कोई हार्ड रूल अब नहीं है। पहले ना जैसे कि आपने देखा होगा दक्षिण भारत में वो लोग झगड़ा करना शुरू कर देते थे, नहीं ये लैंग्वेज, अब लैंग्वेज किसी के ऊपर इम्पोज नहीं की, लैंग्वेज इम्पोज नहीं की गई है किसी स्टेट के ऊपर, लेकिन फ्री लैंग्वेज उसको कर रही है। अब वो जो लास्ट की 2 लाइन है, पहले वो इंग्लिश रख सकते हैं, लास्ट की 2 लाइन में वो कंट्री की यानी नेटिव लैंग्वेज में, और वो कुछ भी हो, और यहाँ पर हम तमिल और तेलुगु पढ़ा दें यहाँ पे, और एक हमारी इंग्लिश है, नो प्रॉब्लम। लेकिन हमको फ्री लैंग्वेज फॉर्मूला को फॉलो करना है, तो ये कंस्ट्रेंट नहीं रखा गया है, लेकिन ये रखा गया है कि ये फ्री लैंग्वेज फॉर्मूला को फॉलो करना है। लास्ट 2 ऑफ द 3 लैंग्वेजेस हैव टू बी नेटिव इंडियन लैंग्वेज। क्वालिटी बाइलिंगुअल टेक्स्ट बुक की हम पहले बात कर चुके हैं कि बाइलिंगुअल टेक्स्ट बुक भी अब हमारी आएंगी, और अगर नहीं है तो हम टीचर्स भी बना सकते हैं। प्रोजेक्ट और एक्टिविटी ऑफ लैंग्वेजेस, ये एक बहुत अच्छी चीज है कि जो यानी छोटे बच्चे हैं 6 to 8 के बच्चे हैं, उनके लिए प्रोजेक्ट भी हैं और उनको एक यानी बाहर भी जाना पड़ सकता है, वो अभी आएंगे हम स्लाइड पे। कल्चरल हेरिटेज डाइवर्सिटी को ज्यादा ध्यान दिया गया है, इसके ऊपर काम करना है। एक संस्कृत नॉलेज सिस्टम है और SAS, इसमें क्या है कि इसमें जो मैं अभी बात कर रहा था कि लैटिन और ग्रीक से भी ज्यादा हमारा रिच है संस्कृत, तो संस्कृत को के ऊपर एक फोकस किया गया कि संस्कृत को थोड़ा इनरिच कराएं इसके ऊपर, स्पेशली नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। संस्कृत को भी ऑफर्ड एट ऑल लेवल, और चाहे हायर एजुकेशन है चाहे स्कूल एजुकेशन है, सारे लेवल पे संस्कृत को ऑफर किया जाएगा। वो बात अच्छा है कि बच्चा पढ़े या ना पढ़े, लेकिन उसको ऑफर किया जाएगा, उसके पास ऑप्शन होगा। तो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। उसके बाद है कि इंडियन साइन लैंग्वेजेस जो ISL है, जो साइन लैंग्वेज, अब तो आपने देखा होगा कि पिछली बार सुना होगा कि एक
जो एडवोकेट है यानी वो भी अपना यानी कोर्ट में जो बहस है, जो आर्ग्यूमेंट है, वो साइन लैंग्वेज में करे, तो उसको फिर एक ट्रांसलेटर की बात की और सुप्रीम कोर्ट ने इसको माना है कि अब एक ट्रांसलेटर दिया जाए। अगर कोई फॉर एग्जांपल कोई जज है, कोई यानी एडवोकेट है, कोई खुद अपनी बहस कर रहा है और वो साइन लैंग्वेज में कर रहा है, तो उसको एक इंटरप्रेटर दिया जाए। यानी इतना ज्यादा, इसका मतलब क्या है कि कितनी बारीकी से एजुकेशन पॉलिसी ने उस पर काम किया। एक्सटर्नल फ्लेक्सिबिलिटी इन चूजिंग इंडिविजुअल करिकुलम, ये तो पहले ही हमने कहा है कि अब कोई बहुत ज्यादा टाइट नहीं रहा है मामला। प्रोफिशिएंसी इन लैंग्वेज, ये कुछ चीजें हैं जिनको मैं आपके सामने पढ़ना चाहूंगा कि क्या क्या नेशनल एजुकेशन पॉलिसी चाहती है हमसे। लैंग्वेज में हमारी प्रोफिशिएंसी हो, साइंटिफिक टेम्पर हमारा हो, साइंटिफिक टेम्पर बहुत जरूरी। अभी एक चांद बाबू का स्कूल है, उधर का कहीं कहाँ इधर कहीं है, तो वहाँ पिछली बार वो डीडी से बोल रहा था कि वहाँ पे मीटिंग में बोल रहा था कि क्या प्रॉब्लम, वो बोल रहा कि वहाँ घोस्ट है, घोस्ट बच्चों को परेशान कर रहा है और घोस्ट के कारण बच्चे भाग रहे हैं, तो वहाँ पे लोकल कम्युनिटी ने ये फैला दिया कि यहाँ घोस्ट है, घोस्ट है। यानी समझ लो कि दिल्ली जो कि हार्ट ऑफ द कंट्री है, वहाँ पे भी अगर इस तरीके की बात है तो साइंटिफिक टेम्पर कहीं ना कहीं हिला हुआ। उसके बाद है एविडेंस बेस्ड थिंकिंग, कोई भी हमारी थिंकिंग हो उसमें एविडेंस हो, क्रिएटिविटी और इनोवेशन हो, सेंस ऑफ एस्थेटिक एंड आर्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो हम पहले करते थे अब हम भूल गए। जो एस्थेटिक सेंस है हमारा, जो आर्ट के प्रति एक हमारा अट्रैक्शन है, वो हमारा कम हो रहा है, उसके ऊपर एजुकेशन पॉलिसी बात करती है। उसके बाद है कोलैबोरेशन एंड टीम वर्क, ये बहुत हम इससे तो हमने पूरे यानी सेशन ही किए हैं। तो कोलैबोरेशन और टीम वर्क आप भी जानते होंगे। मेरी एक टीचर है अभी गई, तो जब मैंने उसको पहले पूछा, मैंने कहा भाई कैसे है, ठीक है, हाँ सर बहुत बड़ा स्कूल है लेकिन वो वाला ग्रुप नहीं, मतलब उस तरीके का नहीं है, वो चीज नहीं बन पा रही है। मैंने कहा कोई बात नहीं, अभी टीम में काम करोगी, बैठोगी। तो टीम वर्क और कोलैबोरेशन जो है वो आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। ये केवल हमारे स्कूल के लिए नहीं, ये सभी स्कूलों के लिए जरूरी, यानी सभी ऑफिसर्स के लिए, नॉट स्कूल, सभी के लिए जरूरी है। प्रॉब्लम सॉल्विंग और लॉजिकल रीजनिंग, ये आपको डेवलप करनी है बच्चों में। वोकेशनल एक्सपोजर एंड स्किल्स, जो बच्चे काम करते हैं उनके यानी चाहे वो किसी भी तरीके के स्किल है। डिजिटल लिटरेसी, इसमें सारा कंप्यूटर और आपके जितने भी यानी एप्स आ रहे हैं। एथिकल एंड मॉरल रीजनिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी ये कुछ ऐसे एरिया हैं जिनका एजुकेशन पॉलिसी बात करती है। कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यू, हम कॉन्स्टिट्यूशनल, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है, क्या वैल्यूज हैं। जेंडर सेंसिटिविटी पे बात की गई। फंडामेंटल ड्यूटीज हमारी क्या, हम सारे फंडामेंटल हम राइट्स याद रखते हैं लेकिन हम ड्यूटीज भूल जाते हैं। नॉलेज ऑफ इंडिया, इंडिया का क्या है, किस तरीके का ज्ञान कोश है। उसके बाद एनवायरमेंटल अवेयरनेस, कम्युनिटी इश्यूज, ये सब पे इन पे बात करनी है। एजुकेशन पॉलिसी बोलती है कि इन चीजों पे फोकस करो। और अगर आप अपनी क्लास में इनमें से किसी पे भी कर रहे हैं और डायरेक्टर भी आ गया और वो बोलेगा कि आप क्या कर रही हो, आपका सब्जेक्ट दूसरा, तो आप बोलना दिस इज द पार्ट ऑफ द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, बोलते कि ये करना है आपको, तो नोबडी कैन चैलेंज यू। आप इसको, क्योंकि आप इसको आगे बढ़ा रहे हो। एक ये मैंने स्टार बना के लिखा है, एक 10 दिन का एक बैगलेस एक कैंप होगा बच्चों के लिए। 6 to 8 के जो बच्चे होंगे इंटर्नशिप करेंगे। देखो इंटर्नशिप अभी हम बोलते हैं कि बीटेक करने के बाद, एमटेक करने के बाद बच्चा जाता है इंटर्न बनता है, एमबीए करने के बाद। नो, वो बोलते हैं कि बच्चों को, जैसे फॉर एग्जांपल कहीं कारपेंटर की शॉप, तो उसके साथ वो जाके सीखेंगे कैसे वो लकड़ी को काट रहा है, कैसे उसको प्लेन कर रहा है, कैसे वो स्मूथ कर रहा है। तो बैगलेस कैंप 6 to 10 डेज का बच्चों के लिए प्रपोज किया। अब आप समझ सकते हैं कि मतलब इसका मतलब क्या है कि एक डिग्निटी ऑफ लेवल, जब बच्चा उसको देखेगा ये ऐसा कर रहा है, चाहे प्लम्बर है, चाहे कारपेंटर है, चाहे इलेक्ट्रिशियन है, तो उसके अंदर एक डिग्निटी ऑफ लेवल डेवलप हो। अदरवाइज आज क्या है, आज की कंडीशन आप जानते हैं कि जो हमारी जो प्रैक्टिकल जो नॉलेज है वो बहुत कम है। थ्योरेटिकल हमारे पास बहुत है, हमने रट बहुत दिया, ओके। प्रैक्टिकल नॉलेज, आई ऑफन गिव द एग्जांपल, माय सन बीटेक इन इलेक्ट्रॉनिक्स, और अगर मैं उसको कई बात करता हूँ तो वो उसको यानी सब समझ भी नहीं पाता है कि प्रॉपर्ली क्या है कि क्या करना है। यानी थ्योरेटिकल बहुत बढ़िया है लेकिन प्रैक्टिकल नहीं। अगर फ्लूइड के बारे में बात करेंगे तो दे विल नॉट नो। तो प्रैक्टिकल नॉलेज हमको कम मिलता है जब हम इनके साथ बात करेंगे। एग्रीकल्चर में हम जाएंगे, फील्ड में जाएंगे, कोई कुछ कर रहा है, इतनी सारी कारपेंट्री हो रही है, तो इन चीजों को हमने यानी खो दिया है। जो वेस्टर्न कंट्रीज है वो हमारी तरफ आती है, वो हमसे ले जाती है, हमारा नॉलेज ले जाती है, लेकिन हम अपना नहीं कर पाते। एजुकेशन पॉलिसी से एक बहुत दूर उससे निकाल। नेक्स्ट आइए, रिडक्शन इन कंटेंट, कंटेंट हम हटाएंगे, कम करेंगे अपनी बुक से कंटेंट, इसीलिए आप देखोगे कि कंटेंट कम हो रहा है, लेकिन फ्लेक्सिबिलिटी ज्यादा बढ़ रही है। एम्फेसिस ऑन कंस्ट्रक्टिव लर्निंग, लर्निंग कंस्ट्रक्टिव होनी चाहिए, केवल रटने की बात नहीं। टेक्स्ट बुक टू कंटेंट डिस्कशन एनालिसिस, ये बात तो उसमें हम करेंगे। सप्लीमेंट्री मटेरियल
एज पर लोकल कॉन्टेक्स्ट एंड नीड। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि अगर आपके पास, अगर आप कहीं किसी में अरुणाचल प्रदेश में हो और वहाँ का जो कॉन्टेक्स्ट है वो आपको बोलता है कि इसको आप रिलेट कीजिए, तो आप वहाँ से रिलेट करें। आप वो दिल्ली के कॉन्टेक्स्ट में रिलेट नहीं करेंगे, यू विल रिलेट बैक टू अरुणाचल, मेघालय, जो भी है। शिफ्ट फ्रॉम, ये बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए कि शिफ्ट फ्रॉम समेटिव रोड मेमोराइजेशन टू रेगुलर फॉर्मेटिव एंड कॉम्पिटेंसी बेस्ड असेसमेंट। अब हम क्या करते हैं कि लास्ट में हम एक एग्जाम ले लेते हैं, समेटिव एग्जाम होता है, टेस्ट है। एजुकेशन पॉलिसी बोलती है आप समेटिव मत करो, आप फॉर्मेटिव करो पूरे साल भर। अभी लेकिन उसका क्या है मिसयूज, देखो जब मैं बात करता हूँ तो हर चीज है, एक उसका पॉजिटिव एस्पेक्ट भी करता है, एक नेगेटिव एस्पेक्ट भी करता है। अभी आने वाला है, कुछ स्कूलों को हो सकता है नोटिस आया अभी, सीबीएसई ने बोला है कि आप क्या करते हो, जो आपका इंटरनल असेसमेंट होता है ना, उसमें मतलब दबा के भर के नंबर देते हो, 20 में से 30, और उसके थ्योरी में नंबर बहुत कम है, थ्योरी में उसका स्कोर बहुत कम है और आपने उसको दे दिया, तो सीबीएसई ने कुछ स्कूल को नोटिस दिया। तो अब हम वो क्या है, वो समेटिव असेसमेंट का पार्ट ही, वो हमारे फॉर्मेटिव असेसमेंट का पार्ट है। लेकिन हमने असेसमेंट नहीं किया, हमने तो उधार करना उसको सारे मार्क्स। तो समझ लो कि वो एक बहुत बड़ा नेगेटिव चीज है कि हम बच्चे को ऐसे ही बिना किसी उसके, जबकि फॉर्मेटिव असेसमेंट लाइफ लॉन्ग चलता रहता है। जो हम टेस्ट भी कराते हैं, हम इस स्कूल में हर मंथ टेस्ट कराते हैं, उसको हम मैट कहते हैं, मंथली असेसमेंट है। तो हम जो मैट कराते हैं उस मैट में हम उसको केवल ये देखते हैं कि इसकी लर्निंग हो रही है, नहीं हो रही। एक बार हमने क्वेश्चन बच्चों को बोला कि ये इसके केवल आपको क्वेश्चन बनाने, 3 मिनट्स के केवल क्वेश्चन बनाना, ये आपका टेस्ट। तो इस तरीके से जब आप करेंगे तो लर्निंग होगी बच्चे की। तो बच्चे का जो एग्जाम जो होता है, एग्जाम इज नॉट टू टेस्ट, एग्जाम इज टू फाइंड आउट वेदर द लर्निंग इज टेकिंग प्लेस और नॉट। लर्निंग हो रही कि हो रही। तो फॉर्मेटिव असेसमेंट पे बहुत ज्यादा है। ऑप्टिमाइजिंग लर्निंग एंड डेवलपमेंट बाय अंडरलाइंग, ये जो अंडरलाइंग प्रिंसिपल जो असेसमेंट का है, जो असेसमेंट का आधार है, वो ये होना चाहिए कि लर्निंग हो रही है कि नहीं हो रही। ये नहीं कि इसको ये आता है कि नहीं आता, लर्निंग हो रही कि नहीं हो रही। हो सकता है कि कई बार बच्चा जैसे इंग्लिश में है कि बच्चे ने वो बता नहीं पाया, आपको वो बोल नहीं पाया, लेकिन वो लिख सकता है, बता सकता है, तो आप उसको, यानी लर्निंग नहीं है, आप उसको अवॉइड करोगे मार्क्स। उसके बाद है जो स्कूल एग्जाम जो हैं, ये जो नीचे के जो हमारे प्राइमरी के हैं, ये 3 उसे बोला है कि स्टेट अपने एग्जाम देगा, कोई एप्रोप्रिएट बॉडी होगी ग्रेड 3 में, ग्रेड 5 में और ग्रेड 8 में। ये अथॉरिटी अभी हमारे दिल्ली में बनी, हो सकता है कि इनको बनाना पड़ेगा कि कोई एक ऐसा एक नोडल एजेंसी बनानी पड़ेगी जो क्लास 3 में, क्लास 5 में और क्लास 8 में एग्जाम लेगी। तो ये मतलब स्टेजेस बना दी गई है, लेकिन अभी हुआ एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अभी बहुत सारे स्टेट बिल्कुल बैठे पड़े, उन्होंने कुछ नहीं किया। ज्यादा से ज्यादा वो जो सेंट्रल गवर्नमेंट की कुछ रिपोर्ट आती है उनसे थोड़ा रिस्पॉन्ड कर लेते, बट दे हैव नॉट स्टार्टेड। Why I am sharing with you कि आप इनको कर सकते हैं, आप अपने लेवल पे इनको कर सकते हैं। Nobody will say कि आप क्यों कर रहे हैं, आप अपने लेवल को इनको बढ़ा सकते हो। तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। हाई ऑर्डर जो स्किल्स हैं, जो एप्लीकेशन है नॉलेज का, वो इंपॉर्टेंट है कि बच्चा उसको कैसे अप्लाई करना है। तो जो अभी हमने एक्सपीरियंशियल लर्निंग की बात की, जब बच्चा कोई चीज एक्सपीरियंस करता है उसके बाद वो सीखता है, जब वो सीखता है तो उसके बाद उसको अप्लाई करता है। तो दैट इज द बिगेस्ट लर्निंग, वही बिगेस्ट है। ये नहीं कि उसने किताब पे या कॉपी पे बहुत बढ़िया लिख के दिखा दिया रट के, वो नहीं, रट के जो दिखा रहा है वो एक रोट हो गया, उससे हम बात यहाँ पे करेंगे। ग्रेड 3 का जो टेस्ट है, ये न्यूमरेसी एंड लिटरेसी का जरूर होगा, ये आपके स्कूलों में होगा, जो सर्वोदय स्कूल है वहाँ पे ग्रेड 3 का ये टेस्ट हर 6 महीने में भी हो सकता है, 1 साल में भी हो सकता है। तो बच्चों को कम से कम न्यूमरेसी और लिटरेसी उसकी जो FLN वो उसकी आगे बढ़ती है। नेक्स्ट आंसर, ये कुछ पेडागोजी क्लास के अंदर क्या है, आप क्या क्या चीजें इन्वॉल्व कर रहे हैं। तो पेडागोजी मीन्स वट एवर द कंटेंट, आप कंटेंट जो है आपके पास जो कुछ है उसको आप डिलीवर कैसे करते हैं, मेथड ऑफ डिलीवरी। तो एक जैसा सिंपल, जैसा मैं वन साइडेड बोल रहा हूँ लेक्चर में खड़ो, नॉर्मली यही होता है, लेकिन नहीं, ये सबसे ज्यादा फॉल्ट है, ये नहीं है। कुछ पेडागोजी है, पेडागोजी का मतलब हम उन चीजों को, जैसे पेडागोजी ऑफ म्यूजिक, तो हम म्यूजिक के रूप में म्यूजिक को यूज करते हैं, हम कुछ सीख रहे हैं, हम म्यूजिक अप्लाई कर रहे हैं और म्यूजिक के माध्यम से हम, एक टीचर है, मेंटर टीचर है मेरी, यानी स्टूडेंट भी है, काफी अवार्डेड है, नेशनल अवार्ड, उसकी रिसर्च जो है वो हाउ टू टीच इंग्लिश थ्रू डांस, ठीक, और वो डांस की पेडागोजी, वो डांस की पेडागोजी से जो बीट होते हैं, जो उसके स्टेप्स होते हैं, उससे उसने मतलब कुछ उसको रिलेट किया। तो पेडागोजी डिफरेंट होती है। हमारे स्कूल में एक बार हमारी जो बास्केटबॉल के बच्चे थे, वो बास्केटबॉल लेके खड़े थे और कोर्ट में थे, एंड दे वर स्टडीइंग ज्योग्राफी। तो अब आप बोलोगे कि
वहाँ पे जब जो ज्योग्राफी का लेक्चरर था प्रोफेसर यहीं बैठा है, तो उनको रेजिलियंस बता रहा था कि हमारी कंट्री एक ऐसी कंट्री है जहाँ वर्ल्ड की सारी क्लाइमेट मिलती है, जहाँ के वर्ल्ड के सारे सिस्टम मिलते हैं। तो हमारे जो एथलीट है वो ज्यादा रेजिलियंट होने चाहिए। हमारे पास बारबाडोस की भी क्लाइमेट, हमारे पास लंदन की भी क्लाइमेट है, हमारे पास न्यूयॉर्क की भी क्लाइमेट है, तो हम ज्यादा रेजिलियंट क्यों नहीं? तो फिर वहां पे ये बात हुई थी। तो कहने का मतलब क्या है कि हम केवल चीजों को जो बुक में लिखा हुआ है उसको यूज ना करें, उसको रिलेट करें, उसको एक कंटेक्चुअलाइज करें, तो उसकी हम पेडागोजी की बात करते हैं। तो मैं आपको देखो क्रिटिकल पेडागोजी ये है कि किसी भी चीज को एक्सेप्ट नहीं करना है, उस पर क्वेश्चन करो, उस पे हाउ व्हाई के बात करो। तो क्रिटिकल पेडागोजी की बात होगी, बच्चों से बोल सकते हो कि भाई ऐसा लिखा है तो मैं तो नहीं मानता, डिस्कस करो, उस पर बात करो, तो बच्चा अपना रिस्पॉन्स लेके आएगा। उसके बाद है ये कल्चरल रिस्पॉन्सिव पेडागोजी। जो कल्चरल रिस्पॉन्सिव जो कल्चर होते हैं हमारे, उन कल्चर में बहुत सारी चीजें होती हैं, उनको आप रिलेट कर सकते हो। उसके बाद है कॉन्टेक्स्ट स्पेसिफिक, तो वह है कि जो कॉन्टेक्स्ट है, जो कहानी में है, जो लेसन में है। एक है आर्ट इंटीग्रेटेड पेडागोजी, कि आर्ट को कैसे किया जाए। कल ही हमारे बच्चे कुछ मैथमेटिक्स का प्रोजेक्ट लेके आए थे, तो वो कुछ रैशनल नंबर, तो उसकी लड़की बना रखी थी, उसका जो स्कर्ट था वो बड़े डेकोरेटिव तरीके से मैं दिखाता आपको, अगर मेरे पास अभी होगा, तो वो आर्ट को यूज कर रही है वहां पे, एंड शी इज यूजिंग आर्ट एंड लर्निंग मैथमेटिक्स। तो ये सारी जो है ये आर्ट इंटीग्रेटेड आपके म्यूजिक इंटीग्रेटेड, जैसे आपने म्यूजिक को चला दिया, म्यूजिक के बीच में आपने, जैसे आप कुछ हिंदी पढ़ा रहे हो या साइंस पढ़ा रहे हो, आपने कुछ गाने के बीच में कुछ कंसेप्ट डाल दिए और उनसे आप सीख रहे हो। तो ये सारी चीजें आपको करनी पड़ेगी ना। आई विल सेंड यू और ये स्पोर्ट्स पेडागोजी की जब मैं बात करता हूँ, आप एक गेम में कुछ सीख रहे हो। थिएटर पेडागोजी, थिएटर में आपने थिएटर का एक रूम बना दिया क्लासरूम में, और वहां पे आप कुछ कर रहे हो प्रोजेक्ट, ये पहले से आप करते हो। डिजिटल पेडागोजी की तो कोई बात ही नहीं कि डिजिटल आजकल सब कुछ है। पेडागोजी ऑफ एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी, जो मैं सस्टेनेबल एसडीजी की बात कर रहा था, एसडीजी वर्ल्ड जो हमने बना रखी है, और इसमें मैं बात आ गई जो हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का गोल 4 है, दैट इज क्वालिटी एजुकेशन। जो हमारी ये एजुकेशन पॉलिसी बनी है, इसने इसी को बेस बनाया है कि हमारी जो एजुकेशन पॉलिसी है दैट इज फॉर द क्वालिटी एजुकेशन, एसडीजी 4। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का जो गोल 4 है और 2030 तक ये पूरे होंगे। तो 2030 तक इसीलिए इसको टारगेट किया गया, सारी चीजों को कवर किया गया। लेकिन बहुत बड़ा देश है, बहुत ज्यादा पॉपुलेशन है, बहुत ज्यादा चैलेंजेस हैं, तो हम नहीं कह सकते, लेकिन स्टिल वी हैव टू बी वेरी, हमको थोड़ा सा यानी प्रोग्रेसिव होना है, पॉजिटिव रहना है काम में। तो दिस आई विल सेंड यू, मैं आपको ये सारी भेज दूंगा, आपके हेड्स को भेज दूंगा, दे विल पास ऑन टू यू। तो ये पेडागोजी आप यूज कीजिए, मजा आ जाएगा। आप अपने लेसन को जैसे आपने प्लान किया उसको छोड़, उसको बोलो कि मुझे तो इस वाली पेडागोजी पे काम करना है, और आपको ए से जेड तक सब कुछ ही बताना है। अगर आप ए से जेड तक बता रहे हो तो फिर तो आपने यानी उसका क्लास का कोड ही यूज करना। यू जस्ट यूज सर्टेन थिंग्स एंड अलाउ द स्टूडेंट टू लर्न, अलाउ द स्टूडेंट टू रिस्पॉन्ड। उनको काम करने दो और देखना कि क्या मजा आएगा, और आपकी जो इंटरेक्टिव जो लर्निंग होगी क्लास में वो बिल्कुल डिफरेंट हो जाएगी। तो जब भी आपकी आने वाली क्लास होगी, कोई एजुकेटर आपसे बात करेगा तो वो इनसे बात करेगा। जो कुछ ऐसे लोग हैं जो ट्रेडिशनल हैं, उनको तो ये चीजें अभी समझ नहीं है, लेकिन इफ यू गेट वन हाईली क्वालिफाइड जो एजुकेटर है, वो अगर आपसे बात करेगा वो इससे करेगा। मैंने, क्योंकि मेरे नीपा वगैरह में काफ़ी रिसर्च पेपर है, मैं वहाँ जाता हूँ, मैंने तो ये पेडागोजी पे मैंने काफ़ी कुछ काम किया। तो जब भी आपको कभी लगे कि आप कुछ पेडागोजी पे कुछ कर रहे हो, आपने कोई क्लास का अच्छा सेशन किया, आप मुझे इन्फॉर्म कर सकते हो, मैं अपने किसी टीचर के साथ या अपने आप मैं आ सकता हूँ, देख सकते हैं कि आपका कैसा है, हम उसको डॉक्यूमेंट भी करें। तो पेडागोजी इज वेरी इंपॉर्टेंट। साइंस का कोई फॉर्मूला है, मैथमेटिक्स का कोई कंसेप्ट है, एसएसटी का कोई चैप्टर है, कोई आइडिया है, तो आप उस पर काम कर सकते हो और फिर आप देखना कि किस तरीके से बच्चे एंजॉय करेंगे। अदरवाइज क्या है, वो रोड लर्निंग के लिए ये अब कुछ परख बना है जो कि असेसमेंट के ऊपर है। तो परख में परफॉर्मेंस असेसमेंट रिव्यू एंड एनालिसिस ऑफ नॉलेज फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट। ये परख एक यानी एनसीईआरटी इसको बनाएगी, जिसके आधार पर ये स्टैंडर्ड बनाएंगे, गाइडलाइंस बनाएंगे कि असेसमेंट स्कूल का कैसे होगा। स्कूल का भी असेसमेंट किया जाएगा। स्टेट अचीवमेंट सर्वे जो अभी मैं बात कर रहा था, नेशनल अचीवमेंट सर्वे जो मैं बात कर रहा था, ये अचीवमेंट का मॉनिटरिंग करेंगे। अब ये आएंगे। एक्चुअली क्या है कि अभी तक अगर देखने लगो तो मुश्किल से 2-3% ही काम नहीं हुआ जो स्टेट को, बॉडीज को मिला है। तो ये सारी चीजें इनमें इन्वॉल्व की गई। रिकॉग्निशन एंड फॉस्टरिंग ऑफ स्टूडेंट्स टैलेंट एंड इंटरेस्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि बच्चे का इंटरेस्ट क्या है, बच्चे की टैलेंट क्या है। हम वो बच्चा है आर्ट में बहुत अच्छा और हम उसको बोल रहे हैं वो साइंस, पेरेंट ने बोल दिया साइंस रीड करना है, यही करना है। तो ये इस एजुकेशन पॉलिसी बोलती है कि बच्चे का जो भी इंटरेस्ट है आप उस इंटरेस्ट को आगे बढ़ाइए
तो देन दैट इज एजुकेशन। अदरवाइज आप उसको फोर्स कर रहे हो, इंग्लिश में उसको फोर्स नहीं है, उसको बाध्य कर रहे हैं, बाध्य नहीं करना है, उसकी टैलेंट को और उसके इंटरेस्ट को डेवलप करना है। तो हो सकता है आपकी क्लास में कुछ बच्चे हों और वो उसका इंटरेस्ट इस तरफ हो, तो आप उसको अलाउ कीजिए और आप अपने सब्जेक्ट में, आप अपनी डायरी में नोट कर सकते हो कि दिस चाइल्ड हैज इंटरेस्ट इन दिस पर्टिकुलर थिंग, और आप उसको, भले ही वो आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड नहीं, लेकिन जो उसका अचीवमेंट है वो आप डाल सकते हो कि मेरे स्टूडेंट का इस एरिया में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है, ये इसका अचीवमेंट। तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद है क्लब एंड सर्कल्स भी बनेंगे स्कूल्स में, और क्लस्टर में, ये क्लस्टर जैसा हमारा है तो ये बच्चों के इन्वेस्टमेंट के लिए है, यहाँ तक कि रेजिडेंशियल समर प्रोग्राम सेकेंडरी स्टूडेंट के लिए। और इसकी मैं बात कर रहा था जो हमने बच्चों को गर्मी की छुट्टी के पहले बुलाया था, तो एक किस्म से वो भी यही था, जो हमने समर कैंप यहाँ पे बच्चों के लिए किया था। हमने यहाँ पे बच्चों के लिए कि एजुकेशन में कैसे करना है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्या है, टाइम मैनेजमेंट क्या है, और बॉडी लैंग्वेज क्या है, साइन लैंग्वेज क्या है, हमने यहाँ पे प्रोग्राम किया था इसी हॉल में। आपके कुछ बच्चे आए भी थे, अगर आपको मालूम होगा, सामने के स्कूल से भी आए थे, पीछे से भी आए थे, तो कुछ बच्चे यहाँ पे आए थे, तो हमने उनको ये कैंप किया। तो वो भी वही आइडिया करता है कि आप एजुकेशन पॉलिसी कहती है कि बच्चे को किसी तरीके से आप, यानी उसको कैंप के माध्यम से, उसको स्पेशल यानी सेमिनार के माध्यम से आप उसको बताएं। ओलंपियाड और कॉम्पिटिशन तो ये कंट्री में होते रहते हैं, पहले भी होते हैं, डिजिटल पेडागोजी, स्मार्ट क्लासेस, ये है ना, वो एजुकेशन को और कंट्री को शेप कर, यानी राष्ट्र निर्माता जैसे बोलते हैं। तो इसमें सबसे ज्यादा ट्रस्ट किया गया, रिस्टोर हाई रिस्पेक्ट एंड स्टेटस टू टीचिंग प्रोफेशन। अनफॉर्चुनेटली कि हमारे प्रोफेशन को ना लोग रिस्पेक्टफुली नहीं देते, हम खुद भी नहीं। तो एजुकेशन पॉलिसी बोलते हैं कि आप इसको, तो जब अगर कभी आपको कोई ऐसा लगता है कि कोई somebody is blaming, somebody is abusing, तो आप उसको प्रोटेस्ट कीजिए। दिस इज द मोस्ट डिग्निफाइड प्रोफेशन। हम लोगों ने कहीं कहीं कुछ ना कुछ हम उसको सरेंडर कर गए, तो ये डिग्निफाइड है, हाईली रिस्पेक्टेड प्रोफेशन है। तो सबसे पहले जब आपको कॉन्फिडेंस होगा कि यस दिस इज, और अगर मैं वैसे भी बात करने लगूँ, अगर वैसे भी देखने लगे, चलो अगर फाइनेंशियली भी देखने लगे, तो आई थिंक जो हमारे स्किल्स हैं वो बेटर देन अदर डिपार्टमेंट है कि नहीं, आप मानते हैं? यस सर। ठीक है, अभी हमारे डीडी साहब को 73 लाख रुपए का एरियर मिला है, पार्टी दी थी उन्होंने कल। तो हाईली पेड है, हाईली। तो फिर क्या है, इफ वी आर गिवन गुड सैलरी पैकेज ऑल्सो, और हमारे पास बच्चे हैं, तो हम क्यों प्रोफेशन को इजी क्यों करें, हम उसको थोड़ा सा टेम्पो अपना ऊपर करें। ठीक है, और एक इन्होंने ये भी कहा है कि जो टीचर का रिक्रूटमेंट है, इस पे काम करने की जरूरत है, डिप्लॉयमेंट पे काम करने की जरूरत है, सर्विस कंडीशन पे और एम्पावरमेंट पे। ये हम क्योंकि अलग अलग टॉपिक्स हैं, इस पे एक साथ बात नहीं करेंगे, लेकिन टीचर का एम्पावरमेंट नहीं हुआ है, इसके लिए हम जो सेमिनार वगैरह होते हैं अपने ऑफिसर्स के साथ बात करते हैं कि हाउ टू एम्पावर द टीचर। ये भी एक किस्म से एम्पावरिंग जो प्रोग्राम हमारा है। और क्वालिटी जो 4 ईयर का अब एक प्रोग्राम आ रहा है, अब बीएड के लिए जो प्रोग्राम वो बोलते हैं कि 4 यानी 3 तरीके के होंगे, 1 ईयर का भी होगा, 2 ईयर का भी होगा, 4 ईयर का भी होगा। तो 4 ईयर का जो बच्चे कर करके जाते हैं उनके लिए डायरेक्ट इंटीग्रेटेड हो सकता है, जिन्होंने ग्रेजुएशन कर ली उनके लिए 2 ईयर्स का और जो मास्टर्स है, तो ये भी आ रही है, लेकिन ये धीरे धीरे आएगा, एकदम नहीं है, यूनिवर्सिटी एकदम शुरू नहीं करेंगे, तो ये भी आगे उसको हेल्प करेंगे। लोकल जॉब, जो लोकल जॉब वाले होते हैं, जो लोकल यानी यूथ होता है, उसको भी इंगेज किया जा सकता है क्लासरूम के डेमोन्स्ट्रेशन में, उसको भी हम ला सकते हैं। अगर आपके आसपास आपके एक्स स्टूडेंट, आपके कुछ फ्रेंड्स कुछ ऐसे हैं कि उनके पास कुछ नॉलेज है, तो आप उनको बुला सकते हैं, वो आएंगे और बात करेंगे और आपके बच्चों के साथ इंटरेक्शन कर सकते हैं। जो एक्सेसिव ट्रांसफर को ये भी कहा गया कि इसको डिस्करेज करो। प्रोफिशिएंसी इन टीचिंग और लोकल लैंग्वेजेस, ये टीचर के होनी चाहिए, जो भी प्राइमरी टीचर आप बनेंगे और जो स्टेट पे जाएंगे, तो उनके लिए जो लोकल लैंग्वेज है उसकी प्रोफिशिएंसी बहुत जरूरी होगी, क्योंकि वहाँ पे मदर टंग और जो रीजनल लैंग्वेज है उसका। प्राइवेट स्कूल को भी एक आग्रह है, जो टीचर है जो यानी एलिजिबिलिटी टेस्ट है उसको करें। प्राइवेट स्कूल होते तो अच्छे हैं, होते तो हैं कि उनका रिजल्ट होता है, लेकिन उनका वही टाइमिंग बेस्ड होता है, रोड बेस्ड होता है। लेकिन अब उनको भी कहा गया है कि वो भी जो टीचर रखेंगे प्रॉपरली यानी ट्रेंड रखेंगे, क्वालिफाइड रखेंगे, उनको भी ये कहा गया। उसके बाद ये है कि हायरिंग ऑफ लोकल एमिनेंट एक्सपर्ट्स, इनको भी आप हायर कर सकते हैं, मास्टर ट्रेनर्स। ये तो हमारा जो सर्व शिक्षा का जो है देश का पोर्टल है, और उस पर भी हम कर सकते हैं कि उनको हायर कर सकते हैं, बुला सकते हैं। रिकॉग्निशन फॉर नोबल टीचिंग अप्रोचेस, ऑटोनॉमी टू टीचर्स इन चूजिंग पेडागोजी, ये वाला लास्ट वाला पॉइंट देखिए, रिकॉग्निशन फॉर नोबल टीचिंग अप्रोच। अगर कोई टीचर अपनी अच्छी कोई अप्रोच यूज करता है, कोई क्रिएटिव चीज यूज करता है, तो उसका रिकॉग्निशन होना। और ये मैं यानी बहुत ज्यादा इसका सपोर्ट करता हूँ। तो आपको भी अगर कहीं लगता है कि कोई टीचर, आप
आप या आपका दोस्त कहीं पे कोई अच्छा काम कर रहा है, प्लीज लेट मी नो, ठीक है? हम उनको रिकॉग्नाइज करेंगे, अपने स्कूल में रिकॉग्नाइज करें। अगर आपके स्कूल में हो सकता है तो आपके स्कूल में रिकॉग्नाइज करें। तो अगर कोई कुछ क्रिएटिव काम कर रहा है, यहाँ भी हम रिकॉग्नाइज करने जा रहे हैं। वी विल कॉल यू समडे कि क्या है, अगर आपके स्कूल, ये नहीं कि मैं यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ और आपके स्कूल में एक दो बहुत अच्छे टीचर हैं, ठीक है, वहाँ पे अगर नहीं उनकी चीजों को रिकॉग्नाइज किया जा रहा है तो दूसरे स्कूल से कर सकते हैं। तो ये हमको करना है एंड दिस आई एम गोइंग टू डू। 31 मार्च पे इस साल आपको ये इसका एक झलक मिलेगा, यू विल गेट कि ऐसा हम अभी तक रिकॉग्नाइज नहीं कर रहे हैं टीचर्स की, किस टीचर को, सभी को तो नहीं कर सकते, लेकिन अगर कोई सपोज समबडी इज डूइंग वेरी गुड वर्क तो वो फिर क्या है, उसको रिकॉग्नाइज क्यों नहीं होता? तो ये बस होना चाहिए, तब जाके एजुकेशन आगे बढ़ेगा। तो टीचर्स की रिकॉग्निशन, स्पेशली इफ यू आर डूइंग समथिंग नोबल, कुछ अच्छा कर, और ऑटोनॉमी टीचर हो कि क्लासरूम में वो पेडागोजी कौन यूज कर। ये नहीं कि हम ऐसा बोल रहे हैं या मेंटर टीचर ने ऐसा बोला या सब्जेक्ट एक्सपर्ट ने ऐसा बोला या जो कमेटी थी इंस्ट्रक्शन कमेटी उसने ऐसा बोला, नहीं। वो जो जानता है, टीचर जो जानता है कि मेरे इस स्टूडेंट के लिए, इस क्लास के लिए ये पेडागोजी अच्छी, तो आपको उसको रिकॉग्नाइज करना। नेक्स्ट, तो ये चीजें हैं जो हमने डिस्कस की। अब थोड़ा सा मैं इसको कंक्लूड इस तरीके से करता हूँ कि हम जो इंडियंस हैं ना वो बड़ी अच्छी पॉलिसी बनाते हैं, बड़े अच्छे प्लान बनाते हैं। वी आर द बेस्ट प्लानर्स इन वर्ल्ड, लेकिन कुछ लोग बोलते हैं कि वी आर द वर्स्ट एग्जीक्यूटर्स, वर्स्ट फिनिशर्स या वर्स्ट इम्प्लीमेंटर्स। ये कुछ लोग बोलते हैं, मैं नहीं बोल रहा, मैं तो, मेरा कॉन्फिडेंस तो अच्छा है, लेकिन कुछ लोग बोलते हैं कि हम इंडियंस जो है प्लान बहुत अच्छा करते हैं, लेकिन उसको जब एग्जीक्यूट की बात आती है, उसको जब इम्प्लीमेंटेशन की बात आती है, तो वहां हम थोड़ा सा पीछे हैं। तो हमको, मैं आपसे ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि हमारी एजुकेशन पॉलिसी बेस्ट डॉक्यूमेंट, इसको आप एग्जीक्यूट कीजिए, इसको आप प्रॉपर्ली फिनिश कीजिए, प्रॉपर्ली इसको जिए, फिर देखिए आप किस तरीके से होता है। हम लोग जो फिनिशिंग की बात करते हैं, आजकल क्रिकेट का भी सीजन चल रहा है, तो आज मैच भी बारबाडोस, पिछली बार हमने 10 मैच यानी जीते थे लगातार, जब वनडे यानी कप चल रहा, तो विनर 10 मैचेस एट ए शॉट, और लास्ट में हम फाइनल में ऑस्ट्रेलिया से हारे। भले ही वो बात लगे इस बार ऑस्ट्रेलिया को हमने हराया अच्छी तरह, और हमने क्या, हमारे अफगानिस्तान में भी हराया। अफगानिस्तान की टीम यही नोएडा, ग्रेटर नोएडा में ट्रेनिंग, ये पूरी टीम यहाँ ग्रेटर नोएडा में डेवलप हुई, इनकी लड़कों की पूरी ट्रेनिंग यहाँ, तो उन्होंने डिफीट किया। अब इस बार फिर इंग्लैंड ने भी एक बार हमको सेमीफाइनल में आउट कर दिया था, आज मतलब इंग्लैंड को भी हमने कर दिया। उसके बाद फिर आज साउथ अफ्रीका के साथ है बारबाडोस। तो कहने का मतलब है कि आज हम चाहेंगे कि सभी की हमारे शुभकामनाएं देश के साथ है कि आज हम लोग फिनिश करें, जो MS धोनी का मिजाज टच है ना, वो वाला हो कि वी शुड बी फिनिशर, वी शुड टेक द बॉल टू द फिनिशिंग लाइन। ये हमारा कहने की, तो ये एजुकेशन में भी मैं इस एनालॉजी को यहाँ पे भी फिट कर रहा हूँ कि हम बहुत अच्छा करते हैं, पूरे साल भर हमने ऐसा किया, जब फाइनली कहीं पर बात हो तो हम फंबल करते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि हमारा डॉक्यूमेंट बहुत अच्छा बना है, इस डॉक्यूमेंट को आप पढ़िए, ज़्यादा पढ़ा नहीं है, ये पावरपॉइंट में आपको भेज दूंगा आपके हेड को, और वो आपको पास ऑन कर देंगे, तो आप एग्जीक्यूट कीजिए। और जो आप देखो, टीचर के पास ना कोई, जैसे डॉक्टर है, डॉक्टर को कुछ लाइन में काम करना पड़ता है, इंजीनियर को कुछ थ्योरी पे काम करना पड़ता है, टीचर के लिए कोई थ्योरी नहीं, उसके लिए कोई, मैंने इतनी पेडागोजी आपको दी, आप इनमें से कोई भी पेडागोजी अप्लाई करें। द कंडीशन इज दैट यू हैव टू मेक द चाइल्ड टेक इंटरेस्ट, द कंडीशन इज दैट यू हैव टू मेक द चाइल्ड learn certain things in the class, enjoy the class। यहाँ पे कोई मार्क्स या रैंक की बात नहीं, कोई मतलब आपने देखा होगा कि फाइनल जब होता है, जो हाई रैंक होल्डर्स होते हैं वो आपको बाद में कहीं दिखेंगे। अल्टीमेटली जो हम ये बात कर रहे हैं, जो मैंने कुछ वो क्वालिटीज बताई थी, जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, जिसके अंदर वो नहीं हो फ्लॉप होगा, जिसके अंदर, जिसके पास केवल परसेंटेज है, केवल ग्रेड पॉइंट है, वो नहीं कुछ करता, वो सारी चीजें हुई, और एजुकेशन पॉलिसी उसकी बात करती है। तो ट्राई टू इनकलकेट दीज वैल्यूज इन योर स्कूल्स, आप उनमें ये वैल्यूज इनकलकेट करने की कोशिश कीजिए, एंजॉय योर प्रोफेशन, और क्रिएटिव कुछ कीजिए, डू समथिंग क्रिएटिव। जो आप पढ़ा रहे हैं, अब आप यहाँ से इस सेशन में आप मुझे प्रॉमिस करके जाओ कि जो भी आप अपना लेसन लेंगे उसको आप पिछली बार की तरह लेंगे। जो भी, अगर मैं कोई चैप्टर पढ़ाता हूँ इंग्लिश का, तो मैं कभी भी किसी चैप्टर को रिपीट तरीके से नहीं पढ़ाता, आई ऑलवेज गो विद अ डिफरेंट स्ट्रेटजी।
तो आपके पास इतनी तरीके की स्ट्रेटजी होनी चाहिए और आप थोड़ा सा अगर आप प्लान करके ले जाएंगे फिर आप नहीं करते। अगर आप एकदम क्लास में चले गए जंप कर दिया तो फिर पॉसिबल नहीं। नो, यू हैव टू प्लान कि मैं आज क्या करूँगा, क्या करूँ, मैं कैसे इस चैप्टर को डिलीवर करूँ। और फिर मैंने कहा इट इज नॉट ए टू जेड, आपको ए टू जेड नहीं करना, आपको सब कुछ नहीं देना है ज्ञान उसको, आपको तो केवल एक किस्म से बॉल को टॉस कर देना है और फिर बॉल खेलेगी तुरंत। तो आपको एक सेट करनी है पेस, तो इस पेस को कैसे आप सेट करेंगे, क्या मेथोडोलॉजी आप लाएंगे, क्या प्रॉम्प्ट्स आप लाएंगे, क्या चीजें आप यूज करेंगे, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। एंड एवरी टीचर इज इनोवेटिव, मैंने ये एक नेशनल सेमिनार में बोला था, एवरी टीचर इज इनोवेटिव। ऐसा नहीं कि कोई टीचर बहुत इंटेलिजेंट है, बहुत अच्छा पढ़ा लिखा है या बहुत अच्छी डिग्री उसके पास है, रिसर्च कैन नो, एवरी टीचर इज इनोवेटिव इन हिज और हर क्लास। तो आप जानते हैं कि आपकी क्लास में क्या होगा, कैसे करना है। तो ये सारी चीजें हमने जो आज प्लान की हैं, और इस डॉक्यूमेंट को, एजुकेशन पॉलिसी का डॉक्यूमेंट, हम इसको पढ़ेंगे और साथ साथ में इसको एग्जीक्यूट भी करें। और बेसिक जो आपको मेन जो काम करना है, पेडागोजी के ऊपर आपको काम करना है, क्लासरूम की एक्टिविटीज के ऊपर आपको काम करना है, और जो आपका जो क्लास का एटमॉस्फेयर है उसके ऊपर आपको काम करना है। These three things you have to take care of, and then you will feel कि आप इंजॉय कर रहे हैं। तो टाइम क्या हुआ सर? हाँ, तो आज काफी यानी यहाँ पे ह्यूमिडिटी है और आप लोग आए